गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब इन ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स ये आखिर हैं किसके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन से आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे कौन सी, जैसे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन अब आपके इस चैप्टर में आने वाली हैं जो आपकी केमिस्ट्री में धीरे धीरे काम आएंगी फर्दर। ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, उनके ट्रेंड्स देखेंगे कि एटॉमिक साइज, जैसे कि हम बोलते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है, मतलब ये कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, कौन सा एलिमेंट का साइज लार्ज होता है, क्यों लार्ज साइज होता है, तो क्यों ये साइज लार्ज हो रहा है, अगर साइज कम है तो क्यों कम हो रहा है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप धीरे धीरे एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास वो है हमारा एटॉमिक साइज, और इसे एटॉमिक रेडियाई भी बोला जाता है। ठीक है। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज जनरली होता है कि जैसे कि इस फिगर में आप देखने की कोशिश करो। ठीक है। ये कि एक एटम है जिसकी बहुत, जिसके पास क्या है, बहुत सारी सेल हैं, जैसे आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल इसके पास है। तो सेंटर में होता है, हर एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, जो येलो कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये देखो, इस सेंटर में ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ये हमने आपको पता है। और सेंटर से न्यूक्लियर एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस, जैसे आपने कहा ये आपकी क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। ये कौन सी हमारी आउटर मोस्ट सेल, कौन सी, ये वाली फोर्थ वाली जो सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस से किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो कि सेंटर में होता है, उससे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, उस एटम की आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस कितनी है, उसे ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियाई बोला जाता है, और एटॉमिक साइज भी बोला जाता है। ठीक है। तो एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई भी हम इसे बोला जाता है। अगर एटॉमिक डायमीटर की बात की जाए तो हम डिस्टेंस क्या करेंगे, डायमीटर आपको पता है कि इस सर्किल की डायमीटर क्या होती है, इस एंड से सेंटर से पास होते हुए जो भी लाइन जाती है वो क्या होता है, डायमीटर। अब इस डायमीटर का जब हाफ करते हैं वो रेडियस हो जाती है। तो सेम चीज हम यहाँ देखने वाले हैं कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के सेंटर से, है ना, एटम के सेंटर से जो जो मतलब न्यूक्लियस से आउट, उस एटम की आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है, उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियाई, और वही किसी भी एटम का एटॉमिक साइज होता है। ठीक है ना। तो इट इज नोटिस दैट the atomic size of the element decreases as we left to right। अगर आप इसकी पीरियोडिक ट्रेंड की बात करो, मतलब आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, और हम, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिसे आप ग्रुप्स कहते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। और हमारे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो पीरियड्स होते हैं, है ना, जो लेफ्ट टू राइट जाती है ना, लेफ्ट टू राइट। जैसे आपने कहा ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये 1 2 3, ये देखो, ये सारे क्या हैं, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में जाएंगे किसी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज है। तो इन्हें पीरियड्स बोला जाता है। ऐसे ही 1 to 7 पीरियड्स हमें मिलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जैसे कि लाइक इसके नीचे एक और बॉक्स, इसके नीचे एक और बॉक्स, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, और ये डाउन द ग्रुप, ये देखो, ये ग्रुप्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रुप्स होते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं, इन्हें पीरियड्स बोला जाता है। तो ये लेफ्ट से इधर क्या है, हमारा राइट है किसी भी पीरियोडिक टेबल का। तो इस यही आपने ट्रेंड देखना है कि जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी पीरियड टेबल, मतलब हम पीरियड्स में जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो आपने देखना है कि एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये हम अब देखने वाले हैं। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज होता है एलिमेंट्स का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। कहने का मतलब है, जैसे कि अगर आपको इस फिगर से हम बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या है, हमारा लिथियम है। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहला जो सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो ये लिथियम है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में हमारा कौन है, बेरिलियम। ठीक है। फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद आएगा थर्ड पीरियड में हमारा कौन, उसके बाद क्या आएगा हमारा,
बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर हमारा नाइट्रोजन आएगा और ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इस तरह से हमारे क्या है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं अलोंग अ पीरियड। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखने को मिलता है कि आप जो फिगर में आपको दिख रहा है कि लिथियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, फिर बेरिलियम का साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है, फिर बोरॉन का साइज थोड़ा सा और छोटा हो रहा है, फिर वैसे ही हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है ना, और फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब जब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं किसी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज जो हो रहा है एलिमेंट्स का डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मगर वही जब हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो टॉप से हम बॉटम जा रहे हैं, ये है वर्टिकल कॉलम से हैं, वर्टिकल कॉलम से और ग्रुप से हैं। तो ग्रुप में देखा जाता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये टॉप है और ये क्या है, हमारा बॉटम है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर कौन सा है हमारा, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें कि लिथियम है, और लास्ट में हमारा क्या है, सीजियम है। तो लिथियम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है इन कंपेयर टू सीजियम, जो इसी के ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है ना। तो टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में देखते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और जब हम पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो जो एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है कि भैया जब हम पीरियड्स में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, मगर हम ग्रुप से में जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज क्यों करता है, यही हम जानने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप आसानी से समझ सकते हो ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर से हम समझते हैं। देखो, तो यही कह रहा है कि वैन, ये यहाँ पे यही बताने जा रहा है इसमें, एज एज टू अपोज दिस, वैन वन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में देखो, तो अगर आप हीलियम और इस फर्स्ट ग्रुप को हम नहीं देखते, हम सेकंड ग्रुप से करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में जो हमारे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो लिथियम ये हमारे क्या है, एक हमारे हॉरिजॉन्टल रोज है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये क्या है, हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, एक ग्रुप में है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, एक ग्रुप में है। तो वो क्या कह रहा है कि एटॉमिक साइज एटम्स का क्या करता है, एलिमेंट्स का डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। कहने का मतलब है लिथियम का साइज लार्जर होगा देन फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, और लिथियम का साइज इस ग्रुप में क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा। वैसे ही सोडियम का साइज, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, तो सोडियम का साइज सबसे ज़्यादा होने वाला है, और थर्ड पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट है हमारा क्लोरीन या फिर आर्गन, इनका साइज क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है। जनरली आर्गन तो नोबल गैस है, तो इनकी भी हम डिस्कस नहीं करते, हम जनरली क्लोरीन की बात करते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्लोरीन का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, इन कंपेयर स्मॉल होगा इन कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, तो मगर जब हम ग्रुप में जाएंगे तो हो गई पीरियड की बात, मगर जब हम ग्रुप में जाएंगे तो लिथियम का साइज, फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो लिथियम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा इन कंपेयर टू पोटेशियम। ठीक है, तो क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आराम से सुनते हैं, आराम से समझना है इसको। ठीक है, और इस फिगर्स को देखना भी। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब लिथियम का साइज क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है, मतलब लिथियम सबसे बड़ा है अपने पीरियड में, और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा स्मॉल है, मतलब साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लिथियम के पास क्या है, आपके पास दो सेल हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। वैसे ही बेरिलियम पे भी फर्स्ट और सेकंड है, और ऐसे ही सब इस पीरियड में जो सेकंड पीरियड में है, सबके पास क्या है, दो सेल आपको देखने को मिलेंगी, फर्स्ट एंड सेल। मगर इन सब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, मगर बेरिलियम के जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैसे ही बोरियम के 3 हो गए, फिर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 आए, वैसे ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने आए,
सेकंड सेल में, है ना, सबके पास सेकंड सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, कितने आ गए, 5 आ गए, वैसे ही 6 आए, और फ्लोरीन के क्या आ गए, 7 आ गए। कहने का मतलब हो क्या रहा है, यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन का नंबर ही बढ़ेगा, और जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मगर जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में आ रहे हैं, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर नहीं जा रहे। ठीक है, जैसे अगर सेल आती रहती तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस से दूर जाते। मगर पीरियड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, ऐड तो हो रहे हैं, मगर सेम सेल में जैसे कि अगर हम सेकंड सेल की बात करें, तो सेकंड पीरियड की बात करें, तो इस वाले लिथियम वाले पीरियड में कि सब में देखो आप, सबके पास सेकंड सेल है। ठीक है, सेकंड सेल है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है सेम सेल में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एटम का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रही, है ना, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है और चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाता। मगर यहाँ डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल बहुत ज़्यादा हाई है। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो इतना ज़्यादा हाई होता है तो वो जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरीन का साइज जब वो पास आएंगे तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगी, रेडियस डिक्रीज करेगी तो एटॉमिक साइज अपने आप ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यही बात है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सेम सेल में, पीरियड अलोंग अ पीरियड, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और फ्लोरीन तक आने आने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या करता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, जो एटम का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ही वो कह रहा है कि फ्लोरीन जो है हमारा बहुत स्मॉल होता है साइज में इन कंपेयर टू लिथियम अपने इस सेकंड पीरियड में। ठीक है, सेम चीज़ हमारा सोडियम और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का साइज स्मॉल होता है क्योंकि इन कंपेयर टू सोडियम। अब ये तो हो गई पीरियड की बात, मगर जब हम डाउन द ग्रुप देखते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है, ये देखने की बात है। अब ये देखो, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ भी एक क्या है हमारा, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप अगर लिथियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, तो लिथियम में क्या आ रहा है, आपके पास 2 शेल हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट में सबके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मगर सेल जो है लिथियम के पास क्या है, 2 हैं, 2 है। वैसे ही सोडियम के पास थर्ड सेल है, देखो 3 सेल हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और पोटेशियम के पास एक सेल और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, मगर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल में आ रहा है। मतलब जैसे आपने कहा लिथियम के पास क्या है, 2 शेल थे। अब एक जो इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड होने वाले हैं वो क्या आएंगे, हमारे नेक्स्ट सेल में आएंगे। जैसे कि ये 2p में था और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है, 3p। वैसे ही पोटेशियम की आउटर मोस्ट कौन सी है, 4p, है ना। तो ऐसे ये देखने को मिलता है कि जो हम जब एटम इसमें आते हैं तो इसमें जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल में आते हैं, मतलब जबकि पीरियड में क्या आ रहा है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। मगर डाउन द ग्रुप जब हम देखते हैं अपने ही ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में देखते हैं, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो नेक्स्ट सेल में इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि लिथियम के पास 2p था, तो अब सोडियम के पास 3p आ गया, वैसे पोटेशियम के पास 4p आ जाएगा, और जो उसके नीचे होगा उसके पास 5p आएगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नई सेल ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से सेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कैसे? अगर बना के भी दिखाते हैं आपको। अगर ये न्यूक्लियस है, अगर आपने कहा ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, अब जैसे जैसे सेल ऐड होती जाएंगी, देखो सेकंड, वैसे ही क्या होगा ये थर्ड, और वैसे ही क्या होगी फोर्थ सेल।
तो आप देख रहे हो एटम का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वही तो एटॉमिक रेडियाई है और एटॉमिक साइज है। तो जितनी ज़्यादा सेल होंगी हमारा एटॉमिक साइज भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, उतना कम होने लगेगा। अब जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है, बस इसको आप अच्छे से समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड आगे जितनी डेफिनेशन है, उनके ट्रेंड है, वो इसी से रिलेटेड है, अगर आप एटॉमिक साइज को समझ जाते हो तो। ठीक है, एटॉमिक साइज समझ जाते हो और एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड समझ जाते हो कि कैसे वो अलोंग अ पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अब हमारे पास एटॉमिक रेडियाई कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई तो हमने पढ़ दिया कि भैया न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो जनरली 3 टाइप के हैं मेन। वो है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है वंडर वॉल रेडियस, एक है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस सिंपली क्या होता है, जब दो एटम्स आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जनरली क्या होता है, जिसमें शेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक फिगर में, ये क्लोरीन का एटम था, ये दूसरा भी क्लोरीन का एटम था, दोनों में क्या किए, ऑर्बिटल ओवरलैप हुई, और दोनों ने क्या किए, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एटम, इस फिगर में आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक एटम था ये और दूसरा एटम ये था। ठीक है, ए और बी एटम थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने अपने इनको एक एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए था, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दोनों ने क्या किया, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम, इस एटम का भी काउंट, इस एटम में भी काउंट किया जाएगा, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम में भी काउंट किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये शेयरिंग हो गई है, तो दोनों इस दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं। तो यही है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाते हैं एटम, है ना, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो वही होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो अब वो कहता है कि इस न्यूक्लियस से, अब कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस आपको पता है कि न्यूक्लियस से, किसी भी सिंगल एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होता है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ, अब कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से, ठीक है, और इसके सेंटर तक कितनी डिस्टेंस है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, या फिर शेयरिंग हुई है, किस हिसाब से शेयरिंग हुई है। ठीक है, इनके बीच में जो शेयरिंग हुई है, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, शेयरिंग हुई है, तो इस एटम के, ठीक है, इस एटम के न्यूक्लियस से, जो जिसके साथ इसने शेयरिंग की थी, जिसके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, दूसरा एटम, जैसे कि ए और ये क्या हमारा बी एटम है। ठीक है, तो ए और बी के ए के न्यूक्लियस से और बी के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, वो क्या होगी, हमारी कोवेलेंट डायमीटर होगी। ठीक है, मतलब जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो उनकी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगी, है ना, तभी तो शेयरिंग होगी, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये शेयरिंग होगी। तो कहता है कि ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो ए के न्यूक्लियस से और बी के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, वही वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब। ठीक है, वो कोवेलेंट रेडियाई होगा, अब डायमीटर होगा, सॉरी। तो ए के न्यूक्लियस से बी के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो कोवेलेंट रेडिया और डायमीटर होगी। अब इस डिस्टेंस को जब आप हाफ कर दोगे, d/2 कर दोगे, तो क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है कि भाई आपके पास दो क्लोरीन एटम, जैसे कि Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस के दो Cl आपस में मिले हैं, Cl, और यहाँ पे भी क्या है, Cl। तो इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग हुई है, तो इनके बीच में शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। तो आपने कहा कि इस क्लोरीन के एटम के जो न्यूक्लियस है और दूसरा जो क्लोरीन एटम है उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी वो है 198 पिकोमीटर। ठीक है, ये कोवेलेंट डायमीटर हो गया। अब आपने कोवेलेंट रेडियस निकालना है, तो आप क्या कर दो, इसका हाफ कर दो, तो 198/2 क्या हो जाएगा, 99 पिकोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आएगा इस कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपके पास वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, वंडर वॉल रेडियस होता है जनरली, वंडर वॉल होता क्या है, पहले वंडर वॉल एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम नहीं, दो मॉलिक्यूल, जैसे आपने कहा H2
और H2, ठीक है। ये देखो, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इनको बोला जाता है। इसको हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। तो बस अब ये समझो कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एक टाइप की हल्की सी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वही उसे बोला जाता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे बोला जाता है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं, ठीक है। एटम की बात नहीं करें, मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं, जैसे H2 का एक मॉलिक्यूल, H2 का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे वाटर वाटर के, जैसे H2O के मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं, तब आपको वाटर दिखने लगता है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में क्लोज आते हैं तभी तो आपको दिखेगी कोई चीज़, है तो एक मॉलिक्यूल तो आप देख नहीं सकते। तो वो यही कह रहा है। तो जनरली ये नोबल गैसेस में देखा जाता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि अब वो ये कहता है कि वंडरवॉल रेडियस क्या हुआ, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस होगा। ये देखो, जैसे कि आपने कहा कि ये दो सर्किल क्या है, ये दो एटम है, जैसे कि आपने कहा ये मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। ए मतलब ये देखो ए है, और ये मॉलिक्यूल जो है ये भी ए वन बोल ए डैश बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये भी क्या है, ए डैश, मतलब जैसे ये H2 हो गया, ये भी H2 हो गया, है ना। तो सिंपल है। तो उसने कहा कि ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में क्लोज आएंगे ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लोज आएंगे। अब क्लोज आएंगे तो इनके इसकी डिस्टेंस, मतलब आपने कहा इस मॉलिक्यूल जिस जिस हिसाब से, जहाँ से ये जिस मॉलिक्यूल साइड से बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहा है, क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके न्यूक्लियस से दूसरा जो एटम है उसके न्यूक्लियस से की डिस्टेंस जो होगी वही क्या होगी, वन वॉल रेडियस होगा। जैसे कि इस फिगर में देखो, ठीक है, ये आपके पास फिगर है, ठीक है। इस फिगर में आपको ये करके, यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, मतलब H2 ये क्या है, H2 है, और ये भी क्या है आपके पास, H2 है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आए हैं, देखो इन्होंने इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग करी है, ठीक है। ये देखो, तो जहाँ से वो एक दूसरे के टच टच में है, ठीक है, जहाँ से वो एक दूसरे के टच में है, तो आपने कहा इस साइड से क्या है, इस वाले हाइड्रो ये वाला इसका जो H1 है, और इसका भी H1, ठीक है, H1 डैश, तो इसका क्या है, एक दूसरे टच में है ये। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि एक दूसरे से इस साइड से वो टच में है, तो यहीं से हम क्या देखा जाएगा, इनका वंडरवॉल रेडियस देखा जाएगा, मतलब इस साइड से टच में है। तो आप देखोगे इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो वही क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस होगा, ठीक है। कोलन रेडियस क्या है, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की जो डायमीटर होगी उसका हाफ एक कोलन रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है वंडरवॉल रेडियस। दूसरा है हमारा मेटलिक रेडियस, ठीक है। मेटलिक रेडियस क्या होता है, मेटलिक रेडियस होता है जनरली जब मेटल आपस में मेटल मेटल बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि सोडियम सोडियम, सोडियम भी क्या है, एक मेटल है। तो सोडियम सोडियम के बीच में जब मेटलिक बॉन्डिंग होगी, है ना, मेटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं और एक लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेटाइस स्ट्रक्चर होता है, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सॉलिड स्टेट जब कोई भी मॉलिक्यूल एटम्स क्या होते हैं, किसी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो एक अलग अलग शेप की क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th में। तो मगर अब सिंपल आप यहाँ पे देखो, जब दो मेटल आपस में मेटलिक बॉन्डिंग करते हैं, मतलब मेटल मेटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि ये सोडियम है और ये दूसरा है सोडियम है, जब इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, तो वही क्या होगा, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो डायमीटर हो जाएगा, और इसी का हाफ क्या हो जाएगा, हमारा मेटलिक रेडियाई। सिंपल है, जब दो मेटल आपस में क्या करेंगे, मेटलिक बॉन्डिंग करेंगे, तो सिंपल है। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या है हमारा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसका ट्रेंड हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस बोला भी है ऐसे ही, कि जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, जनरली आपने क्या करना है, किसी भी एटम को आयन बनाना है। और आयन जनरली क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेट करती है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, आउट गैसियस एटम, ठीक है, कौन सा एटम, गैसियस एटम, क्योंकि अगर सॉलिड में होगा तो
आप उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जनरली गैसेस एटम जो होते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो गैसेस एटम, जब वो गैसेस फॉर्म में होता है, कोई भी गैसेस एटम होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उस आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन, उस आउटर मोस्ट जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, वही होती है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और इंथैल्पी भी और एनर्जी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इंथैल्पी भी वही एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इंथैल्पी भी आप बोल सकते हो, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो कहता है कि एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। ठीक है, गैसियस एटम से के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, वही क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। जैसे कि ये फिगर में आपको देखने, आपने कहा ये एटम है, ठीक है, इसके पास सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ये गैसेस एटम है, इसके पास दो सेल हैं, एक फर्स्ट ये है और सेकंड क्या है, ये है। अब जो आउट हम कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल से निकालना है, तो आउटर मोस्ट कौन सी होगी, सेकंड वाली। ठीक है, ये वाली। तो इस सेल से आपने क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मान लो। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसे ही बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये है। तो वो कहता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी भी एटम में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, जितना आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस, उस एटम के न्यूक्लियस और उसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, जितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस एटम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी होने वाली है। ठीक है, अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास क्या है, इस एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये है। तो आपने कहा अगर आप इस एटम के आउटर मोस्ट सेल से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ठीक है, पहला कोई भी हो सकता है, हमने इसको ले लिया। ठीक है, आपने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। वैसे ही फर्स्ट आयन से देखो, ये फर्स्ट आयन एंथैल्पी। अगर आप इसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, और वैसे ही अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ये होगी थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगर फोर्थ को निकालोगे तो ये होगी हमारी फोर्थ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और देखा जाता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कहने का मतलब है ये है ट्रेंड, ये देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब थर्ड जो आयोनाइजेशन, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपेयर टू सेकंड और इन कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब सबसे कम एनर्जी हमें पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए होगी, तो इस और सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है कहाँ से, न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, अगर न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन एटम क्या है, न्यूट्रल है, मतलब 5 इसके पास प्रोटॉन है और 5 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो पहले केस में तो ये न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल से हमने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया भाई। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया इजीली। मगर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में, क्या अब इस एटम के पास आउटर मोस्ट में छोड़ो, मगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे, 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। मगर जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया। ठीक है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए। अब प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी हमको देनी होगी, चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले तो न्यूट्रल था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल दिया, मगर अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो
प्रोटॉन क्या हो गए, प्रोटॉन तो सेम रहे मगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हो गया वो कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब हाई होगा तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा स्ट्रांगली ये करेगा, हेल्ड करके रखेगा, है ना, जिसकी वजह से यही यही रीज़न है जिसकी वजह से जो ये ट्रेंड आ रहा है कि मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। ठीक है, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट, और उससे ज़्यादा होती है सेकंड, और उसके बाद होती है थर्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ दिया भी है देखो, सबसे कम है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम से निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें 577 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी। ठीक है, अगर आप सेकंड को निकालोगे तो 1800 इतनी ज़्यादा लग गई, डबल हो गई। ठीक है, बहुत डबल से भी ज़्यादा। फिर आप थर्ड को निकालोगे तो हमें इतनी 2700 क्या बोलते हैं 2744 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। देखो कितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ गया एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही। ठीक है, तो यही है रीज़न कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, मतलब किसका ट्रेंड, आयोनेशन एंथैल्पी का। जैसे कि एटॉमिक साइज का हमने ट्रेंड देखा कि लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में हमारा इंक्रीज और डिक्रीज, वैसे ही हमारा आयोनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास है, वो कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, वो क्या करता है, डिक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है, सॉरी, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मगर डाउन द ग्रुप क्या होगा, हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर आप याद करो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, देखो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलोंग अ पीरियड। ठीक है, कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग अ पीरियड, कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती, क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी आउटर मोस्ट शेल से, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा वो न्यूक्लियस से, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में अब ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है जिसका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, उस जिसका एटॉम का साइज जब स्मॉल होगा इसमें न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होकर रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ इस उन ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो आपने पढ़ा कि एटॉमिक साइज लिथियम का बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपेरिजन टू, ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज करता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और वो आउटर मोस्ट सेल को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर रहेगा, जिसकी वजह से अगर लीथ अलोंग पीरियड देखें तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होने वाली है, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है देन लिथियम से। ठीक है, तो यही रीज़न है भैया। तो वो ये कह रहा है कि ये देखो पढ़ भी लेते हैं, along a period ionization enthalpies are expected to increase as you move left to right because the nuclear charge, क्या बोला था, है ना, nuclear charge increases as atomic size decreases। इसलिए फ्लोरीन का अगर आप सेकंड पीरियड में देखो तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी इन कंपेयर टू लिथियम एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई ग्रुप में, अब ये तो हो गई पीरियड में। अब हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में भी सेम चीज़ हम देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एटॉमिक साइज पे। मतलब अगर आपका एटम का साइज अगर क्या करेगा, हमारा एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो एटॉमिक साइज है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब अगर आयन एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयन को निकालने, इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इजीली आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। इसका मतलब कम एनर्जी में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। डिक्रीजेज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं? देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेन सेल एनर्जी फ्रॉम वन एलिमेंट टू। कहने का मतलब ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्योंकि क्या होता है भाई कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी सेल इंक्रीज करती हैं। देखो, एक सेल आई, फिर दो सेल आई, फिर थर्ड सेल, फिर फोर सेल, इस तरह से इंक्रीज करती हैं डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करती है। अब डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से आप इसके अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली हेल्ड, मतलब स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होगा न्यूक्लियस से। अब आप आसानी से आयोन कम एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। इसलिए वो कह रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर हमारा क्या करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब पीरियड में क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो यही दो रीजन है। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ये सब हमने डिस्कस किया है। तो एक क्वेश्चन है, अगर आप कर सको तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मैसेज करना कि कैसे, एक क्वेश्चन है कि वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो बेरिलियम की होती है वो बोरोन से ज़्यादा क्यों होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट पहले बोरोन बेरिलियम आता है, ठीक है, और देन आता है बोरोन। और हमने पढ़ा है कि भैया, अभी हमने पढ़ा है कि बोरोन की लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। मतलब इस हिसाब से हमारा बोरोन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। मगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि बेरिलियम की मगर देखा जाता है कि बेरिलियम की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू बोरोन। और सेम चीज़ नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, मगर देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न आप मुझे बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके। ठीक है, तो ये है, ये आपका ट्रेंड दिया है। देखो, अगर आप पीरियड में देखो तो लिथियम की क्या है, एटॉमिक साइज कम है। फिर बेरिलियम का क्या, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। देन बेरिलियम की ज़्यादा है, मगर फिर बोरोन की क्या है, कम है। फिर आप देख रहे हो कि फिर कार्बन की ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा है, मगर ऑक्सीजन की फिर कम है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करती है। और आप ग्रुप में देखोगे तो लिथियम की सबसे हाई होगी, फिर आयोन सोडियम की कम होगी, फिर पोटेशियम की और कम, रुबिडियम की और कम, और सीजियम की सबसे ज़्यादा कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो ये बता रहा है आपको कि ग्रुप में क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, जबकि पीरियड में हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हम कल पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फर्दर एक दो ट्रेंड और है, और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, ओके, थैंक यू।